हेलो e-learners, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो इसमें मैंने अच्छे से जो नोट्स हैं वो भी अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किए हैं और ट्राई किया है कि अच्छे से सबको समझ आ जाए सारी चीज़ें, और टॉपिक जितना भी है, जितना भी चैप्टर है, वो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में कवर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी या व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एक जोग्राफिकल टेरिटरी जो कि एक गवर्नमेंट रूल करती है, जिसके अंदर पर्सन, गुड्स, कैपिटल आराम से मूव कर सकते हैं। अब इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम हमारी स्टेट्स में इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट या एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, कैपिटल को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि हमारे जो रेसिडेंट है उन्होंने शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन करी है, तो वो भी क्या होगी, नेशनल इनकम का पार्ट होगी। वैसे ही फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि हमारा रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, भले ही वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में, तो ये क्या होंगी, हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होंगी। वैसे ही जो एम्बेसीज हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर, तो ये भी क्या होंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। तो ये भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो पार्ट नहीं होते वो है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होगी। वैसे ही कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये हमारी कंट्री में है, हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर सेटअप है, तो ये भी हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होंगी। नाउ व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है कि वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में ही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर वो यहीं से कमा रहा है, यहीं खर्च कर रहा है और यहीं पे उसकी एक्यूमुलेट लोकेशन जो है वो यही हमारी कंट्री में ही है। नॉर्मल रेसिडेंट फॉरेनर्स नहीं होते जो कि किसी कंट्री को विजिट करने आते हैं। जो एम्बेसीज के स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, क्रू मेंबर्स हैं, बॉर्डर वर्कर्स हैं, ये क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट के पार्ट नहीं होते। वैसे ही सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप का मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। जो सिटीजनशिप है वो हमारे बाय बर्थ हमें मिल जाती है, लेकिन जो रेसिडेंशियलशिप है वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, कि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, अभी जहाँ पे हम कमा रहे हैं, वहीं खर्चा कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो हम क्या होंगे, वहाँ के रेसिडेंशियल मेंबर बन जाएंगे। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट को यूज करने पे हमें मिलती है। जो फैक्टर इनकम है और फैक्टर पेमेंट है, ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। अगर मैं एज अ ओनर देखूँ, तो अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट के बदले पैसे दे रही हूँ, तो वो मैं क्या करूँगी, फैक्टर पेमेंट करूँगी। वहीं एज अ हाउस होल्ड अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट के इन रिटर्न सैलरी ले रही हूँ, तो वो क्या होगा, फैक्टर इनकम बन जाएगा। तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो अलग अलग साइड्स हैं, और फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती है। वही ट्रांसफर इनकम हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये एज अ गिफ्ट हमें विदाउट एनी सर्विस मिल जाता है, और ये हमें हमारी कंट्री के अंदर से भी मिल सकता है और आउटसाइड द कंट्री भी हमें कोई ये चीज़ दे सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। वैसे ही कंट्रीज भी एक दूसरे को ट्रांसफर इनकम देती हैं। फैक्टर इनकम का मतलब है कि इसमें इनकम रिसीव की जाती है जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। वहीं ट्रांसफ़र इनकम जो है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। फैक्टर इनकम जो है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों का पार्ट होती है, वही ट्रांसफ़र इनकम इन दोनों में से किसी का पार्ट नहीं होती। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम अर्न कर रहे हैं। वही ट्रांसफर इनकम एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें विदाउट एनी वर्क हमें पैसे मिल जाते हैं। फैक्टर इनकम जो है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें पे करना पड़ता है, या इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट को किराए पे देने की वजह से ये हमें इन रिटर्न मिलती है। वहीं ट्रांसफर इनकम जो है, वो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट कोई भी रिसीव कर सकता है विदाउट एनी रीजन।
फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। वहीं ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल्स है स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस एक्सेट्रा। व्हाट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड? अब हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। गुड्स दो तरह के होते हैं। पहला तो फाइनल गुड हो गया जो कि एकदम रेडी टू यूज है, इसको हमें ज्यादा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, हमें डायरेक्टली मार्केट में मिल जाता है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं या फिर इनसे हम कुछ और बनाने वाले हैं। जो फाइनल गुड्स है ना, ये अगर एक हाउस होल्ड डायरेक्टली कंज्यूम करता है तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। वहीं अगर इसे कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर परचेज करता है तो ये क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स करती हैं। इंटरमीडिएट गुड जो है इसका मतलब होता है कि इसको खरीदने के बाद या तो हम इसे रीसेल कर लेंगे या किसी और प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, तो इसे ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट ही खरीदती है एक दूसरे से। इंटरमीडिएट गुड जो है वो हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है, इसकी जो है ड्राइव डिमांड होती है, मतलब इसे डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं करता है बल्कि सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स ही डिमांड करती हैं। और वहीं फाइनल गुड डायरेक्टली डिमांड होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। वहीं इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो रीसेल के लिए यूज होते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। जो फाइनल गुड्स हैं ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के पार्ट होते हैं। वहीं इंटरमीडिएट गुड ना तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में। जो फाइनल गुड्स हैं ये रेडी फॉर यूज फाइनल गुड्स होते हैं जो कि फाइनल यूजर यूज करता है। वही इंटरमीडिएट गुड रेडी नहीं होते डायरेक्टली यूज करने के लिए। फाइनल गुड जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करके आगे चले गए होते हैं। वहीं जो इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, मतलब उसमें उससे कंटिन्यूसली प्रोडक्शन और कुछ चीज का होता रहता है। जैसे मिल्क अगर हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है तो वो एक फाइनल गुड है। वहीं मिल्क अगर एक डेयरी शॉप खरीदती है और उसे रीसेल करती है तो वो एक क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। इंटरमीडिएट गुड अगर कोल फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन अगर वही कोल 1 साल से ज्यादा उस फैक्ट्री में रह जाता है तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है। कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। अब जो फाइनल गुड्स हैं इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज कंजम्पशन गुड, सेकंड इज कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर्स की डायरेक्टली डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं: ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड और सर्विस गुड। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लंबे टाइम के लिए टिके रहते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे यूज में आते हैं। लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड होते हैं जो कि सिर्फ एक बार यूज किया और फिर उसे थ्रो करना पड़ता है। और फोर्थ है सर्विसेज। कैपिटल गुड वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प किए जाते हैं। फाइनल गुड्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स खरीदती हैं और उनसे प्रोडक्शन करती हैं, तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है कैपिटल गुड। तो इससे क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और ये एक लंबे टाइम तक हमारे साथ रहता है। हम नॉर्मल वेयर एंड टेयर या रिप्लेसमेंट से इसे काफ़ी टाइम तक डेप्रिसिएशन के साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ड्राइव डिमांड होती है। वहीं कंजम्पशन गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है क्योंकि इसे नॉर्मल कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ये हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वहीं जो नेट होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, इसलिए एक नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल फॉर्मेशन है ये दो तरह की होती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, इसमें सब कुछ ऐड होता है। वही जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है। तो इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन होता ही होता है लॉन्ग रन में। तो ग्रॉस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये लॉन्ग रन में देखा जाता है, तो इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है। वही नेट जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो कभी भी
ग्रॉस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और नेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है। जब भी ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो माइनस डेप्रिसिएट करते हैं, वहीं जब नेट से वापस ग्रॉस बड़े पे आना होता है तो प्लस करके हम लोग डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी, वेयर एंड टेयर हो जाता है टाइम के साथ साथ, या फिर जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच में, अभी एक प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें उसे डायरेक्ट टैक्स देना इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं अपने गुड्स के परचेज या सेल पे गवर्नमेंट को, जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वेट, सेंटर एक्सेस ड्यूटीज, ये बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। वहीं सब्सिडीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट देती है फर्म ओनर्स को या फिर हाउस होल्ड को, ताकि उनके ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसमें आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें जब भी कोई फर्म आती है अपना प्रोडक्ट लेके तो इसमें सारी चीजें ऐड हो जाती है मार्केट तक आते आते। और वही फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है वो बना है। वही मार्केट तक आते आते ना उसके उस पे 10 चीजें, टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है। अगर मेरा प्रोडक्ट है वो 5 रुपीज कॉस्ट लगा के बना, लेकिन जब तक वो मार्केट पर पहुंचा मुझे खर्चा 10 रुपए का आ गया, तो मैं उसे मार्केट प्राइस पे 10 रुपीज पे भेजूंगी। तो मार्केट प्राइस जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें नेट एंड डायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाता है। वहीं फैक्टर कॉस्ट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, तो इस पे नेट एंड डायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है। नाउ व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम देखते हैं कि हर इकोनॉमी में क्या होता है कि अब सारी इकोनॉमीज एक ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी कोई नहीं होती। तो हमारी कंट्री के बहुत सारे रेसिडेंट फॉरेन कंट्री में जाके पैसे कमाते हैं और वापस हमारी कंट्री में बेचते हैं। वहीं बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके पैसे कमा के वापस अपनी कंट्री में बेचते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें जो डोमेस्टिक इनकम है, या डोमेस्टिक इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने पैसे बन रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के कितने लोग बाहर जाके वहां से पैसे कमा रहे हैं और बाहर के लोग कितने हमारी इकोनॉमी से पैसे लेके अपनी कंट्री में भेज रहे हैं। तो नेशनल इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें इसीलिए इसमें NFIA को प्लस कर दिया जाता है। वहीं डोमेस्टिक इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें से NFIA माइनस कर दिया जाता है। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव तब होता है जब हमारी कंट्री के लोग बाहर से ज़्यादा पैसे कमा के हमारी कंट्री में भेजते हैं। वहीं नेगेटिव तब होता है जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री से पैसे बाहर भेजते हैं। वहीं ज़ीरो तब होता है जब दोनों ही बराबर होते हैं। NFIA को कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें देखी जाती है, दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड इज नेट रिटेन्ड इनकम। अगर ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है, आप तीनों को प्लस करोगे तो आपकी NFIA निकल जाती है। That's all for today's topic. If you like my notes, please do like my channel and subscribe it. And आजकल इतना ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो अगर हमें हमारे अर्थ को बचाना है तो हमें प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और अगर टाइमली रेन चाहिए तो भी प्लांट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक भी पेड़ लगा सकते हैं तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अकेले आपके लिए नहीं, सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।